वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम अपकिरण, डिस्पर्जन और दूसरा जो हमारा टॉपिक है परिघात, मोमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने पढ़ा था कि जो मूल्य किसी श्रेणी के केंद्र में स्थित होने की प्रवृत्ति को रखता है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है किसी श्रेणी में केंद्र में स्थित जो मूल्य होते हैं उसको दर्शाते हैं, लेकिन हमेशा ये जो मूल्य होते हैं उस श्रेणी का रिप्रेजेंटेटिव वो करें, ठीक है, प्रतिनिधित्व करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि उस श्रेणी के जो विभिन्न पद मूल्य हैं वो औसत माध्य से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, जो हमारे पास में मूल्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। और जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप ज्ञात करते हो वो कौन सा होता है, समांतर माध्य हो सकता है, मध्यिका हो सकता है, बहुलक हो सकता है। तो इनकी जो दूरी होती है, जैसे आपका हो गया एक्स माइनस एक्स बार हो सकता है, या मध्यिका से आप दूरी देखोगे तो एक्स माइनस एम हो सकता है। तो ये जो दूरी होती है इनको हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। तो इन विचलनों का जो अध्ययन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, अपकिरण के द्वारा। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं वो किसी श्रेणी के केंद्र में स्थित होने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी के केंद्र में स्थित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन जो उस श्रेणी की संपूर्ण विशेषताएं हैं उसकी जानकारी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से नहीं मिलती है। मतलब उस श्रेणी का प्रसार कितना है, उसका फैलाव कितना है, उसका विस्तार, उसकी रेंज क्या है, उसकी बनावट, डिजाइन कैसी है, ये सभी जानकारी जो होती है वो अपकिरण के मापों से पता नहीं चलती है। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए कि उस श्रेणी में मूल्यों का प्रसार कितना है, फैलाव कितना है, ठीक है, उनकी रेंज क्या है, विस्तार कितना है, मतलब कहां से लेकर कहां तक, न्यूनतम मूल्य से लेकर अधिकतम मूल्य, उसका विस्तार कितना है, उसकी बनावट कैसी है, डिजाइन कितनी है, इन सभी का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है, अपकिरण के माप के द्वारा किया जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी श्रेणी का जो माध्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो बनावट है वो क्या हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। जैसे देखिए, हमारे पास में एक्स है, एक्स आपके पास में अगर है 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और हमने ले लिया 14, कुछ अंक हमने ले लिए। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14। अगर आप इसका समांतर माध्य निकालोगे, मतलब पांचों की वैल्यू को जोड़कर अगर 5 का डिवाइड कर दोगे तो समांतर माध्य हमारे पास में कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए, इस श्रेणी का अगर हम फैलाव देखें, विचलन, ठीक है, और विचलन हम कैसे निकालेंगे, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करके, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए, यहाँ का जो समांतर माध्य वो कितना आएगा, तो इन पांचों वैल्यू को आप प्लस कर दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 आ जाएगा। ठीक है, और 60 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12। ठीक है, इसका मतलब समांतर माध्य कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस समांतर माध्य से 12 आया है तो इन सबसे डिस्टेंस कितनी है, 10 माइनस 12 करोगे -2, 11 माइनस 12 किया -1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 करोगे प्लस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। तो ये हमारी श्रेणी का फैलाव आ गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, विचलन कहते हैं। अब देखिए, दूसरी श्रेणी अगर आपके पास में है एक्स है, अगर वो आपकी, हम कुछ अलग नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 106, 107, 108, 109 और 110, ठीक है, 110, ये हमारे पास में मूल्य हैं। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 को अगर देखो 5 बार प्लस करोगे तो 500 तो ये हो गए, और 6 + 7 + 8 + 9 अगर आप ये करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10, 19, 40 हो जाएगा। ठीक है, 540, 540, और 540 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में समांतर माध्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भी अगर हम dx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, ठीक है, मतलब इनमें से समांतर माध्य हमारा कितना आया, 108। अब यहाँ पे 106 में से 108 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो श्रेणी की बनावट है, मतलब जो श्रेणी की बनावट है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब बनावट उसकी, सॉरी, बनावट तो क्या उसकी समान है, क्योंकि इसकी ये जो मूल्य हमने डेविएशन निकाले वो क्या है,
सेम है, लेकिन इनका जो समांतर माध्य वो क्या है, अलग है। इसका समांतर माध्य कितना था, 12 था, इसका कितना था, 108 था। तो इसी स्थिति में हम देखते हैं कि इनकी तुलना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपकिरण के जो माप होते हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य से इन दोनों श्रेणियों में विचलन जो है वो क्या है, समान है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी श्रेणियां हैं उनके समांतर माध्य समान हो, लेकिन वो जो समंक हमारे पास में उसमें बिखराव जो है, फैलाव, वो क्या हो, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी का जो अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, अपकिरण के द्वारा। तो अपकिरण क्या होता है, किसी श्रेणी के विभिन्न मूल्य उसके माध्य से कितनी औसत दूरी पर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन। ठीक है, उसका बिखराव कितना है, फैलाव कितना है, ये सभी जानकारी हमको किससे मिलती है, अपकिरण से। मतलब अपकिरण के जो माप होते हैं वो क्या बताते हैं, श्रेणी के सीमांत मूल्यों का अंतर कितना है, मतलब उसका विस्तार जो है वो कितना है। या हम कह सकते हैं कि जो माध्य है उससे जो भी हमने विचलन लिए हैं उनका औसत, जैसे आप डेविएशन, ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे विचलन। कैसे निकालोगे आप, x माइनस एक्स बार करके सभी पद मूल्यों के हम विचलन निकाल देंगे, डी निकाल देंगे, और फिर जितने भी हमारे पास में डेविएशन होंगे उन सभी को जोड़ के उसमें हम क्या करते हैं, n का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, विचलन आ जाएगा। तो विचलन जो होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, उनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, माध्य से लिए गए पदों के विचलनों का जो औसत होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपकिरण कहते हैं। अब देखिए, जो समांतर माध्य होते हैं वो तो हमारे पास में x के जो विभिन्न मूल्य होते हैं उन सभी को जोड़ के उसमें हम नंबर का डिवाइड करते हैं। इसलिए जो माध्य हमारे पास में है, चाहे वो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो भी माप है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के माध्य कहते हैं। ठीक है, हमारे पास में जो ओरिजिनल वैल्यू होती हैं उनको जोड़ के हम उसमें हम नंबर, जो संख्या होती है जितनी नंबर से उसका डिवाइड करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को प्रथम श्रेणी के माध्य कहा जाता है। लेकिन अपकिरण के जो माप हैं उनको क्या कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी के माप कहा जाता है, क्योंकि अपकिरण के जो माप हैं वो इन औसत, प्रथम श्रेणी के जो औसत होते हैं उनके आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अपकिरण के जो माप है उनको क्या कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी के माध्य कहा जाता है, क्योंकि इनकी गणना प्रथम श्रेणी के जो माध्य होते हैं, मुख्य रूप से आपका जो समांतर माध्य होता है उसके आधार पर अपकिरण की गणना की जाती है। इसलिए अपकिरण को हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के माप कहते हैं। अब देखिए, अपकिरण के उद्देश्य कौन कौन से हैं वो हमको देखने कि हम अपकिरण का अध्ययन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास में जो भी समंक श्रेणी है, जो भी हमारे पास में डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, उनका जो औसत होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, औसत माध्य जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो समांतर माध्य है, मध्यिका है, उनसे औसत दूरी कितनी है। ठीक है, विभिन्न पदों की औसत दूरी जो है वो ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अपकिरण का प्रयोग करते हैं। तो अपकिरण का जो अध्ययन है वो क्या क्यों किया जाता है, कि हमारे पास में जो समंक श्रेणी है उसका जो औसत माध्य से विभिन्न पदों की दूरी कितनी है, औसत दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं ना, dx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करके, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास में x की वैल्यू जो भी दे रखी हो, 10, 11, 12, 13, और जो हमने समांतर माध्य निकाला है तो समांतर माध्य से इनकी हम दूरी देखते हैं। ठीक है, अगर समांतर माध्य हमारा 12 है तो 10 में से 12 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। 11 में से 12 को माइनस करोगे, -1 आ जाएगा। 12 में से 12 को माइनस किया, 0 आ गया। ये हमारे पास में क्या होते हैं, विचलन होते हैं। ठीक है, तो ये जो विचलन होते हैं, औसत दूरी होती है, वो हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, अपकिरण के द्वारा। ठीक है, फिर हमने किसी श्रेणी का जो समांतर माध्य निकाला है वो माध्य उस श्रेणी का किस हद तक उनका प्रतिनिधित्व करते, किस सीमा तक उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी विश्वसनीयता की जांच करने के लिए। ठीक है, हमने जो माध्य निकाला है वो उस सही है, मतलब उस श्रेणी का वो सही रूप से प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है। मतलब विचलन जितने कम होंगे समांतर माध्य उतना ही उस श्रेणी का ज्यादा प्रतिनिधित्व करेगा। तो माध्य जो निकाले गए हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है, उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी, अपकिरण के माप के द्वारा। ठीक है, अपकिरण के माप से हमको क्या पता चलता है, तो किसी श्रेणी की जो बनावट है, रचना है, वो कितनी है। और दो श्रेणियों के बीच में अगर हमको तुलना करनी है कि समंकों के बीच में बिखराव कितना है, वो बिखराव का अध्ययन जो है, जिनको हम विचरणशीलता भी कह सकते हैं, वेरिएशंस, ठीक है, उसका जो अध्ययन है, उसकी जो तुलना है वो हम किसके द्वारा करेंगे, अपकिरण के माप के द्वारा करते हैं।
अब देखिए मुख्य रूप से दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो अपकिरण के माप होते हैं, ठीक है, जो हम अपकिरण को मापते हैं उसको मापने की दो विधियां हैं, ठीक है, दो माप होते हैं एक तरह से, मतलब अपकिरण के माप को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका है एब्सोल्यूट, ठीक है, निरपेक्ष अपकिरण कहा जाता है। और निरपेक्ष अपकिरण का मतलब क्या हो गया? हमारे पास में जो सीरीज है, जो हमारे पास में वैल्यूज दे रखी, मूल्य दे रखे हैं, समंग श्रेणी दे रखी हैं, उनको, उनका जो बिखराव है, ठीक है, उनका जो अपकिरण है, हम अगर उसी इकाई में व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपकिरण कहते हैं। माना कि 5 विद्यार्थियों के हमको अंक दे रखे हैं, 10, 12, 15, इस तरीके से हमारे पास में अंक दे रखे हैं, और अगर हम इनका अपकिरण ज्ञात करें और उस अपकिरण को भी अगर हम अंक के रूप में व्यक्त करें, यहाँ 5 छात्र हैं हमारे पास में, ठीक है, उनका हमको वजन दे रखा है, वजन दे रखा है, वजन किस में दे रखा होगा? आपका किलोग्राम में दे रखा होगा। और अपकिरण भी अगर हम किलोग्राम में व्यक्त करें, लंबाई हमको सेंटीमीटर में दे रखी है, अपकिरण को भी हम सेंटीमीटर में व्यक्त करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष माप। मतलब जिस इकाई में हमको मूल्य दे रखे होते हैं, अपकिरण को भी अगर हम उसी में व्यक्त करें तो इसको हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष माप कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में डेटा अगर इनकम के दे रखे हैं, उसको हम रुपए में व्यक्त कर दें, ऊंचाई की दे रखी सेंटीमीटर में, तो माप जो है निरपेक्ष आया हमारा अपकिरण है, उसको भी हम सेंटीमीटर में व्यक्त करें। भार अगर किलोग्राम में दे रखा है तो अपकिरण को भी हम किलोग्राम में व्यक्त करें। आयु अगर वर्षों में दे रखी है, अपकिरण को भी अगर हम वर्षों में व्यक्त करें, तो ये किसको दर्शाएगा? निरपेक्ष अपकिरण को दर्शाएगा। अब निरपेक्ष अपकिरण जो होता है उसके द्वारा हम दो श्रेणियों के बीच में तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तुलना अगर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक श्रेणी अगर हमको किलोग्राम में दे रखी है और दूसरी श्रेणी हमको माना कि सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, एक हमको किलोग्राम में दे रखी है, दूसरा हमारे पास में रुपए में दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दो श्रेणियों की। तो दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए कौन से माप का प्रयोग किया जाएगा? सापेक्ष माप का, ठीक है, सापेक्ष अपकिरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब अपकिरण के मापों को तुलना करने के लिए, ठीक है, दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? सापेक्ष माप का प्रयोग करते हैं। और सापेक्ष माप को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? जो हमने निरपेक्ष अपकिरण ज्ञात किए हैं उसमें जिस से हमने ज्ञात किए, माना कि समांतर माध्य से ज्ञात किए हैं, तो इस निरपेक्ष अपकरण के मूल्य में हम क्या करेंगे? समांतर माध्य का भाग दे देंगे। अगर हमने मध्यिका से ज्ञात किए हैं तो उसमें हम मध्यिका का भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे आपने माध्य विचलन निकाला है, किससे निकाला है? समांतर माध्य से। तो माध्य विचलन में अगर हम समांतर माध्य का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? सापेक्ष माप आ जाएगा। केवल माध्य विचलन क्या है? निरपेक्ष माप है, उसमें हमने समांतर माध्य का भाग दे दिया, क्या आ गया? सापेक्ष अपकिरण आ गया। अगर आपने माध्य विचलन, मीन डेविएशन मध्यिका से ज्ञात किया है तो ये माध्य विचलन आपका क्या होगा? निरपेक्ष माप। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे? इस माध्य विचलन में मध्यिका का भाग दे देंगे, मीडियन का हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा? सापेक्ष माप आ जाएगा, ठीक है। और ये भाग देने पर जो मूल्य आएगा उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस इनके बन सकते हैं। तो सापेक्ष माप होता है, उसका प्रयोग क्या कहाँ पे किया जाएगा? तुलनात्मक अध्ययन के लिए, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए अपकिरण के कौन से माप का प्रयोग किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में आ गया निरपेक्ष माप का, सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास में सापेक्ष माप का, तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों लिख दिया, और फोर्थ ऑप्शन लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जहां पे लिखा होगा आपका सापेक्ष, ठीक है, केवल सापेक्ष। ये ध्यान रखना है, निरपेक्ष जो होता है उसका तुलना करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए जो अपकिरण के माप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसकी कौन कौन सी विधियां, मतलब अपकिरण को मापने की जो विधियां हैं, ठीक है, मेथड्स, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो डिस्पर्जन है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन अगर हम देखें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी होती है मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है, गणितीय विधियां फर्स्ट आपकी, और दूसरी हमारी कौन सी होगी? ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है, बिंदु रेखी विधि जिसको हम कह सकते हैं।
ठीक है। अपकिरण के जो माप होते हैं उनको मापने की दो विधियां होती है। फर्स्ट कौन सी होती हैं? गणितीय विधियां होती हैं, और दूसरी कौन सी होती हैं? बिंदु रेखीय विधि होती है। बिंदु रेखीय विधि में केवल आपका एक मेथड आती है जिसको हम क्या कहते हैं? लोरेंज वक्र। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैंने चार्ट बना रखा है, चार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका निम्नलिखित में से अपकिरण मापने की बिंदु रेखीय विधि है। और बिंदु रेखीय विधि पूछेंगे, उसके बाद में आपको चार ऑप्शन देंगे जिसमें एक ऑप्शन आ जाएगा लोरेंज वक्र, और बाकी के तीन ऑप्शन आपको इनमें से कोई भी लिख देंगे। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिंदु रेखीय विधि, जहां पे भी लिखा होगा लोरेंज वक्र होगा। अब देखिए, गणितीय विधियां होती हैं, उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती हैं सीमा विधियां, और दूसरी होती हैं विचलन माध्य विधियां। ठीक है। विचलन माध्य विधि में आपका कौन सा आ जाएगा? चतुर्थक विचलन। फर्स्ट आ जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आपका माध्य विचलन मीन डेविएशन, फिर आपका है प्रमाप विचलन, या जिसको हम मानक विचलन भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ये कौन सी हैं? विचलन माध्य विधियां हैं। ठीक है। क्यूडी, एमडी और ये आपका है एसडी। सीमा विधियां जो होती हैं उसमें आपका आ जाएगा रेंज विस्तार आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा परसेंटाइल रेंज शतमक विस्तार, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, अंतर चतुर्थक विस्तार, और फिर आपका क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, चतुर्थक विस्तार। तो ये चार प्रकार की जो विधियां हैं वो किस में आ जाएगी? आपकी सीमा विधियों में। और विचलन विधियों में आपकी कौन सी आ जाएगी? चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। तो ये चार आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये अपकिरण के मापने की जो विधियां हैं उनका वर्गीकरण है। सबसे पहले अगर हम देखें रेंज की, अगर हम बात कर रहे हैं विस्तार, ठीक है, तो विस्तार क्या होता है? किसी भी श्रेणी में जो अधिकतम मूल्य हैं और न्यूनतम मूल्य हैं, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। जैसे हमारे पास में एक श्रेणी में मूल्य दे रखे हैं 10, 12, 18, 20, 25, 30, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू एच माइनस एल। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपकी कितनी है? 30। एच कितना है? 30 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपकी? 10, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 में से 30 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में? 20। तो ये 20 हमारा क्या है? रेंज है, ठीक है। किसी भी श्रेणी में रेंज क्या होता है? विस्तार क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का अंतर। अब देखिए, ये जो रेंज आपका है ये एक तरह से क्या है? निरपेक्ष माप है। इसको सापेक्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका गुणांक निकालेंगे, ठीक है। ये आपका विस्तार का फॉर्मूला क्या हो गया? अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। एच माइनस एल का मतलब क्या हो गया? विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अगर इसका गुणांक निकालना है, ठीक है, कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य में हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड कर देंगे? अधिकतम मूल्य प्लस न्यूनतम मूल्य। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपका था 30 माइनस 10, और ये हो जाएगा अपॉन में 30 प्लस 10, ये हो जाएगा 20 अपॉन 40 इक्वल टू 0.5। ये आपका क्या है? विस्तार गुणांक है। और विस्तार गुणांक एक तरह से, या विस्तार जो होता है आपका सरल माप होता है, इसको ज्ञात करना सरल होता है, लेकिन ये एक तरह से क्या होता है? अस्थिर माप होता है, ठीक है। अस्थिर माप का मतलब अगर अधिकतम और न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा जो विस्तार है वो भी क्या होगा? बदल जाएगा। फिर विस्तार जो होता है वो किसी श्रेणी में परिवर्तन की सीमाओं को प्रकट करता है। मतलब किसी श्रेणी में जो परिवर्तन हो रहा है, तो अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य किन के बीच में इसमें परिवर्तन हो रहा है वो हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर कोई भी कंपनी होती है, उनका जो उत्पाद होता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है उसमें क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए गुण नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? विस्तार का। अच्छे से याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विस्तार होता है, विस्तार का प्रयोग कहाँ पे होता है? क्वालिटी कंट्रोल में। किसी उद्योग में वस्तुओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन भी किसके द्वारा किया जाता है? विस्तार के द्वारा, ठीक है। तो ये विस्तार के अंदर आपको चीजें याद रखनी है। दूसरा आपका है अंतर चतुर्थक विस्तार, ठीक है। अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है कि किसी भी श्रेणी में अगर हम देखें, चतुर्थक का मतलब क्या हो गया? ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करता है, ठीक है, 4 समान भागों में। ये आपका हो गया 1 भाग, ये आपका हो गया 2 भाग, ये आपका हो गया 3, और ये हो गया चौथा भाग। और चारों भागों में वैल्यू हमारी कितनी होती है? पहले भी हमने देखा था 25% यहाँ पे होगी, 25% यहाँ पे,
25% यहाँ पे, और ये भी आपका 25% वैल्यू होती है। ये आपका क्या होता है Q1, ठीक है, ये हमारा होता है Q1 पहला चतुर्थक, और ये होता है आपका तीसरा चतुर्थक। तो तीसरा चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का अंतर Q3 माइनस Q1 को हम क्या कहते हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, किसी भी श्रेणी में चतुर्थक कितने होंगे, चतुर्थक का मतलब जो मूल्य श्रेणी को 4 भागों में बांटता है, इसलिए चतुर्थक कितने होंगे, उससे एक कम होता है, कितना होगा, 3 होंगे। परसेंटाइल मतलब 100 भागों में विभाजित करता है, तो किसी भी श्रेणी में परसेंटाइल कितने होंगे, शतमक कितने होंगे, उससे एक का मतलब 99 होंगे। दशमक क्या होता है, जो किसी श्रेणी को 10 बराबर भागों में विभाजित करता है, और किसी भी श्रेणी में दशमक कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अंतर चतुर्थक विस्तार है वो क्या होगा, तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का अंतर। Q3 में से अगर हम Q1 को माइनस कर दें और Q3 माइनस Q1 अगर किया, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 होगा, और ये आपका होगा Q3। तो देखिए यहाँ पे कितने मूल्य होते हैं, 25%, और यहाँ पे भी कितने होते हैं, 25%, मतलब कुल मिला के 50% मूल्य जो होते हैं उसका विस्तार कौन बताता है, अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, किसी श्रेणी के 50% मूल्यों के बीच में कितना विस्तार है उसकी जानकारी हमको अंतर चतुर्थक विस्तार से मिलती है। ये विस्तार जो है उससे एक तरह से क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि विस्तार जो होता है वो तो सीमांत मूल्य से प्रभावित होता है, ठीक है, चरण मूल्यों से प्रभावित होता है, लेकिन हमारा जो ये अंतर चतुर्थक विस्तार है वो सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। ये केवल 2 मूल्यों पर आधारित है, और 2 मूल्य कौन कौन से हैं, Q3 और Q1। इन दोनों के बीच में अंतर आप देखोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार कहेंगे। फिर एक होता है हमारा शतमक विस्तार। ठीक है, शतमक का मतलब क्या हो गया, ऐसा मूल्य जो किसी श्रेणी को 100 समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, परसेंटाइल जो होता है वो क्या करता है, किसी श्रेणी को 100 भागों में विभाजित करेगा। अभी यहाँ पे आपका होगा P1 P2 P3 P4 से लेकर, और बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, P50, जो आपका मध्यिका के बराबर होता है, और लास्ट में क्या होगा, P99। अब देखिए शतमक विस्तार जो होता है वो आपका क्या होता है, P90 माइनस P10। ठीक है, 90वां जो शतमक है और 10वां शतमक है, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, शतमक विस्तार कहते हैं। तो शतमक विस्तार जो होता है, अभी हमने दोनों विधियां पढ़ी है, एक तो विस्तार पढ़ी है रेंज, और दूसरा पढ़ा है हमने IQR अंतर चतुर्थक विस्तार। उन दोनों से ये श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये क्या करता है, देखो P90 और P10 का मतलब क्या हो गया, 90 में से 10 को माइनस कर दो, 80%, मतलब किसी श्रेणी के जो 80% मूल्य होते हैं, ठीक है, उनके विस्तार को, उनके बीच में विस्तार को एक तरह से दर्शाता है। मतलब ये जो हमारी वैल्यू है शतमक विस्तार परसेंटाइल, वो आपके उस श्रेणी के 80% पदों के ऊपर आधारित हैं, और इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आपका जो चतुर्थक है विस्तार एक तरह से क्या है, पार्टीशन वैल्यू है, विभाजन मूल्य, मतलब किसी श्रेणी के कितने भागों में हम उसको बांट सकते हैं। ठीक है, जितने भागों में विभाजित करते हुए विभाजन मूल्य होते हैं, तो चाहे वो चतुर्थक है, शतमक है, दशमक हो गया आपका, पंचमक हो गया, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, ये सब एक तरह से क्या होते हैं, विभाजन मूल्य के अंतर्गत आते हैं। और श्रेणी की बनावट या पद मूल्यों की जो जानकारी होती है वो हमको शतमक विस्तार से नहीं मिलती है। तो ये जो विधियां हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सब किस में आती हैं, गणितीय विधियां है, और गणितीय विधिया में भी कौन सी हैं, सीमा विधियां। फिर हमने दूसरा उसमें देखा था चतुर्थक जो विचलन विधियां होती है, उसमें सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन क्या होता है, किसी श्रेणी में जो तृतीय चतुर्थक है जिसको हम Q3 कहते हैं, और प्रथम चतुर्थक को हम कहते हैं Q1, इन दोनों के अंतर का आधा Q3 माइनस Q1 अपॉन अगर 2 कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चतुर्थक विचलन आ जाएगा। और चतुर्थक विचलन ये एक तरह से क्या है, निरपेक्ष माप है। अगर हमको इसका सापेक्ष माप ज्ञात करना है, जिसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थक विचलन गुणांक कहेंगे, और ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करेंगे तो चतुर्थक विचलन आएगा, और अगर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3
प्लस Q1, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चतुर्थक विचलन गुणांक आ जाएगा। अब देखिए इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके तो मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, अगर डिटेल में आप देखना चाहे तो वहां से इनको पूरा कैलकुलेट करना सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, ठीक है, या नहीं आते। एक तरह से डायरेक्ट हमारे पास में अगर Q1 और Q3 दे रखा हो और पूछ ले कि चतुर्थक विचलन कितना होगा तो ये हम निकाल सकते हैं। अगर आ जाएगी Q1 आपके पास में 20 है और Q3 अगर आपके पास में 50 दे रखा है तो चतुर्थक विचलन क्या होगा, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 50 माइनस 20 अपॉन क्या कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे, इससे हमारे पास में चतुर्थक विचलन आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 30/2 करोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको चतुर्थक विचलन गुणांक पूछे तो 50 माइनस 20 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 30/70। और अब इसको आप सोल्व कर लेना तो 0.4 आ जाएगा आपका चतुर्थक विचलन गुणांक। अब देखो इनकी विशेषता अगर हम देखें तो चतुर्थक विचलन एक तरह से क्या होता है, ज्ञात करना इसको सरल होता है, इस पर चरण मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, मध्य भाग का एक तरह से अपकिरण बताता है, ठीक है। मध्य भाग मतलब जो 50% बीज की वैल्यू होती है उसका अपकिरण होता है, लेकिन इसका बीज गणितीय विवेचन हम नहीं कर सकते हैं। और ये एक तरह से क्या होता है, निदर्शन परिवर्तनों से प्रभावित होता है, मतलब सैंपल का जो आकार है उसमें अगर बदलाव आ जाए तो ये हमारा जो मूल्य है वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, कि हमारे पास में कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कुछ वैल्यू हमारे पास में क्या है, जैसे कि आपको दे रखा है 15, 12, 10, 27, 19, 30, 35, 40, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी हैं। अब इनका हमको चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम में। छोटे से बड़े क्रम में हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं। तो सीरियल नंबर हमने लिख दिया इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10, फिर 12, 15, 19, 27, 30, 35, 40, छोटे से बड़े के रूप में इनको हमने जमा दिया। अब देखिए जो चतुर्थक होता है, जो ज्ञात करने का जो तरीका हमारा जो मीडियन में हमने पढ़ा था, मध्यिका में जो पढ़ा था उसके जैसे ही है, बस मध्यिका में क्या होता है, n+1/2 होता है, क्योंकि मध्यिका क्या करती है, किसी श्रेणी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, लेकिन चतुर्थक क्या होगा, किसी श्रेणी को 4 समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, n+1/4 हो जाएगा। बस ये आपका इससे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। और Q3 निकालना है अगर, ठीक है, Q1 का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, n+1/4। और Q3 अगर ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 × n+1/4, ठीक है। तो देखिए आपका n कितना है, 8 वैल्यू है, तो यहाँ पे 8 + 1/4 कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। और 3 × n+1/4 करेंगे, इससे हमारे पास में क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। Q1 आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा अगर क्वार्टर डिवीजन निकालना है, चतुर्थक विचलन निकालना है, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको 7 वैल्यू लेके समझा देता हूँ एक बार। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें 7 + 1/4, तो 7 + 1/4 करोगे कितना आ जाएगा, 8/4 सेकंड आइटम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, Q1 आपका हो जाएगा 12, Q1 हो जाएगा आपका 12। और Q3 क्या होगा, 7 + 1/4 × 3 करेंगे, मतलब 6th वैल्यू आएगी, मतलब 30 आपका क्या होगा, Q3 होगा, ठीक है। Q3 आपका कितना आ गया, 30 आ गया। अब QD निकालना है चतुर्थक विचलन, तो आपका क्या हो जाएगा, 30 - 12/2। और गुणांक निकालना है तो 30 - 12/30 + 12। अब देखिए यहाँ पर अगर संख्या आपकी 8 होती है, 9 होती है, तो उसका तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल वीडियो में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें हमारा आ जाता है माध्य विचलन, ठीक है, मीन डेविएशन। अब देखिए मीन डेविएशन, माध्य विचलन जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, किसी से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमने पढ़ा था पहले कि अपकिरण के जो माप है उनको क्या कहा जाता है, द्विनिक के माप कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इनको ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास में सांख्यिकी माध्य होना चाहिए, और उन सांख्यिकी माध्य में आपका x बार हो सकता है, मीडियन
m हो सकता है और मोड z हो सकता है। समांतर माध्य मध्य का बहुलक में से कोई भी अगर हमारे पास में है तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उन विभिन्न पद मूल्यों का विचलन कितना है और उसका औसत हम निकालेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन की क्या परिभाषा बन जाएगी, समंक श्रेणी के किसी सांख्यिकी माध्य, चाहे वो x बार है या m है या z है, से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य। जैसे आप विचलन निकालोगे उसको क्या लिखोगे, d, और उसका समांतर माध्य निकालना उसमें हम क्या करेंगे, n का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा। अब देखिए, जो माध्य विचलन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम अपकिरण घात कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम अपकिरण ज्ञात जो है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन जो है, किसको कहा जाता है, माध्य विचलन को कहा जाता है। अब देखिए, जो मोमेंट्स है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रथम अपकिरण घात या परिघात किसको कहा जाता है, माध्य विचलन को कहा जाता है। माध्य विचलन जब हम ज्ञात करते हैं उसमें दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, उसमें बीज गणितीय जो चिन्ह होते हैं, माइनस प्लस का हम ध्यान नहीं रखते हैं। सभी पदों का जो विचलन है उसको क्या माना जाता है, प्लस मानते हैं। सभी को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। जैसे आप डी निकालोगे, अगर 10 माइनस 12 किया -2 आया, लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस के 2 लिखते हैं। ठीक है, माध्य विचलन में जो हम विचलन निकालते हैं तो सभी विचलनों को क्या माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। इसमें चिन्हों को इग्नोर करते हैं, जो साइन होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, चिन्हों की उपेक्षा करते हैं। मतलब सारे विचलन आपके क्या माने जाते हैं, पॉजिटिव, धनात्मक माने जाएंगे। ठीक है, और क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो हम x माइनस एक्स बार करते हैं, ठीक है, x माइनस एक्स बार करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, d। और इसकी जो d है, d की जो टोटल होती है वो हमेशा कितनी होती है, शून्य होती है। अगर पहले की वीडियो आपने दे रखी उसमें मैंने बताया था आपको कि समांतर माध्य से जो विचलन ज्ञात किया जाता है उनका योग कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता रखा है। फिर विचलनों का माध्य आप कैसे ज्ञात करोगे, तो जो आपने डी निकाला उसकी टोटल कर लोगे सिग्मा डी, और उसमें हम क्या करेंगे, एन का भाग दे देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा। फिर माध्य विचलन जो होता है उस पर चरण पदों का कम प्रभाव होता है। आय और वितरण की अगर असमानता ज्ञात करनी है, व्यापार चक्रों का पूर्वानुमान लगाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, माध्य विचलन का प्रयोग किया जाता है। और माध्य विचलन का जो प्रयोग है, अगर हमारे पास में सैंपल साइज, छोटे आकार के अगर निदर्श होते हैं, सैंपल होते हैं, तब माध्य विचलन का प्रयोग करना उपयोगी रहता है। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं छोटा सा बताता हूं कि हमको माध्य विचलन निकालना है, माना कि समांतर माध्य की सहायता से, और हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है, 10, 12, 18, 20, 30। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी जोड़ कर लोगे। जोड़ कितनी आ रही है, 90। और हमारे पास में नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 90 में 5 का डिवाइड करना है। ठीक है, 90 में 5 का भाग देंगे, और 90 में 5 का भाग देने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा x बार। तो यहाँ पे x बार कितना है आपका, 90। तो सबसे पहले हमको समांतर माध्य से अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम मध्यिका से ज्ञात करते हो तो सबसे पहले मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 18। अब हम क्या निकालेंगे, dx, और dx बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स बार। इस 10 में से 18 को माइनस करो, माइनस के 8 आएंगे, लेकिन साइन को इग्नोर करना है, पे चिन्हों की उपेक्षा करेंगे, प्लस के 8 लिखेंगे। 12 में से 18 गए तो माइनस के 6 आएंगे, लेकिन हम लिखेंगे क्या, प्लस के 6। मतलब ये ध्यान रखना है कि माध्य विचलन जब आप ज्ञात करोगे तो जो हमारे पास में विचलन है उनको हम क्या लिखते हैं, प्लस। और प्लस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो खड़ी रेखाएं खींच देते हैं। ठीक है, dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। dx इक्वल टू आपका होगा x माइनस एक्स बार। माइनस वालों को हमको प्लस में लिखना है, सबको प्लस में लिखना है, इसलिए हम दो खड़ी रेखाएं खींच देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मॉड्यूलस। इस तरीके से तो ये हमने 18 में से 18 गए 0, 20 में से 18 गए तो भी देखिए 20 में से 18 जाएंगे, प्लस के 2 आएंगे, प्लस के 2 ही लिखने हैं। और 10 में से 18 गए, माइनस के 8 आए, लेकिन लिखने हमको क्या है, प्लस के 8 लिखने हैं। ठीक है, 30 में से 18 को माइनस किया, प्लस के 12, ये आ गया हमारे पास में, dx आ गया। अब क्या करोगे आप, इस dx की हम क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 12 28। ठीक है, इसकी टोटल कितनी आ रही है, 28 आ रही हैं। तो हमारा माध्य विचलन क्या हो जाएगा, 28 में हमको डिवाइड करना है, भाग करना है, किसका, 5 का, 5.6।
ठीक है, चेक कर लेना आप, जो भी आता है भाग देने पर वो हमारा क्या होगा, माध्य विचलन होगा। ये हमने किससे निकाला, समांतर माध्य से। अगर हमको मध्यिका से ज्ञात करना है तो सेम तरीका यही रहेगा, बस मध्यिका कैसे ज्ञात करोगे आप, इस फॉर्मूले से m बराबर n+1/2 करने पर। n कितना हमारा यहाँ पे 5, तो 5 + 1/2 करोगे क्या आएगा 3, और तीसरे पद का मान कितना है 18। तो यहाँ पे हमारे पास में मध्यिका कितनी आ गई है, 18 आ गई है। अब देखो यहाँ पे समांतर माध्य भी 18 आया था और मध्यिका भी 18 आई थी, ठीक है, इसलिए सेम आगे यहाँ पे संख्या वही आएगी 8, 6, 0, 2, 12, और इसकी जोड़ करने पे 28 आएगा। 28 में 5 का भाग दे दोगे तो हमारे पास में 5 पॉइंट जो भी आया था पहले, ठीक है, 5.6 आया था शायद, तो वो हमारा क्या होगा, मध्यिका से माध्य विचलन होगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे अगर 18 नहीं होता, माना कि यहाँ पे माना कि कितना होता, 15 होता, ठीक है, तो मध्यिका आपकी कितनी आ जाती है, यहाँ पे 15 आ जाती। फिर 10 में से 15 को माइनस कर दें, यहाँ पे हम 5 लिखते। 12 में से 15 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 3 आता। 15 में से 15 होता तो 0 आता। 20 में से 15 होता तो 5 आता। 30 में से 15 गए तो 15 आते। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 होता तो ये मैंने बताया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका 18 दे रखा था, माना कि अगर यहाँ पे 15 होता तो इस तरीके से, ठीक है, आपका वो क्या आ जाता, कि किसी भी जो हमारे पास में सवाल दे रखा है, ठीक है, समांतर माध्य और मध्यिका दोनों समान आए ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये तो हमारे पास जो संख्या थी ना, इसका समांतर माध्य भी 18 है और मध्यिका भी 18 आ गई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हमेशा आप दोनों बराबर आए, दोनों अलग अलग भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग सेम आना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रमाप विचलन, ठीक है। प्रमाप विचलन का जो प्रतिपादन वो किसने किया था, 1893 में, ठीक है, 1893 में कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था, और इसको सबसे अच्छा माप माना जाता है, इसको एक तरह से आदर्श माप कहा जाता है, इसको वैज्ञानिक माप कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो गणना है वो केवल समांतर माध्य की सहायता से ही की जा सकती हैं। अभी हमने ऊपर माध्य विचलन पढ़ा था, उसमें तो हमने देखा था कि माध्य विचलन को हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रमाप विचलन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन भी इसको हम कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, केवल समांतर माध्य की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। और इसके दूसरे नाम क्या है, वो भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन या मानक विचलन, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके दूसरे और क्या नाम है, माध्य विभ्रम कहते हैं इसको, ठीक है, मीन एरर, मूल मध्य वर्ग विचलन भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहते हैं, मूल वर्ग विभ्रम भी इसको कहते हैं, मीन स्क्वायर एरर भी कहते हैं। ये इसके नाम हैं, और अगर अलग अलग नाम हो गए हैं, और दो श्रेणियों की तुलना करनी है तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे, और इसी में आपका एक आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, भी इसी के साथ साथ में हमको पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं विचरण गुणांक, ठीक है। दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाएगा, जो प्रमाप विचलन गुणांक को प्रतिशत के रूप में अगर आप व्यक्त करोगे तो क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, समांतर माध्य से निकाले गए विचलन आपके क्या होंगे, देखो dx बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स बार। माध्य विचलन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आप dx निकालते हो उसमें माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली, सबको प्लस में लिखनी है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रमाप विचलन में आपको अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखना है, प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखना है, ठीक है। केवल एक चीज आपको ध्यान रखने की, जो हमने माध्य विचलन पढ़ा था वहां पे साइन इग्नोर करते हैं, चिन्हों की उपेक्षा करते हैं, मतलब सभी को धनात्मक मानते हैं, कहां पे, केवल माध्य विचलन में। बाकी सब जगह माइनस में अगर आ रहा है तो माइनस में लिखना, प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखना है। तो प्रमाप विचलन में माइनस वाले को माइनस में लिखना है, प्लस वाले को प्लस में लिखेंगे। अब देखिए विचलनों का वर्ग करोगे, वर्ग मतलब आपका क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग क्यों हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाली संख्या वो भी प्लस में बदल जाएगी। जैसे माना कि d अगर आपका -2 है, लेकिन अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अगर d माना कि -6 है, अगर इसका आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर मतलब -6 इंटू -6 करोगे तो क्या आ जाएगा, +36 आ जाएगा। तो इसका वर्ग हम क्यों करते हैं, उसको प्लस में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये विचलनों का आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर हमने परिभाषा में क्या लिखा, वर्गों का औसत, औसत कैसे निकालोगे, इसमें हम क्या करेंगे, n का डिवाइड कर देंगे नंबर्स का, ठीक है, इसकी टोटल में। और फिर क्या लिखा, का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब फिर इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रमाप विचलन बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया इसका, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n,
और इसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रमाप विचलन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और वर्गमूल से पूर्व वाला मूल्य मतलब अगर ये हम वर्गमूल हटा दें, ठीक है, इसका मैं वर्गमूल हटा देता हूं, ये वर्गमूल हटा दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रसरण है, वेरियांस है। ठीक है, dx स्क्वायर अपॉन n करोगे, ये आपका क्या होता है, अपकिरण का द्वितीय माप कहलाता है। ठीक है, इसको हम प्रसरण कहेंगे, और इसका अगर आप अंडर रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रमाप विचलन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में इसको हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किया हुआ। वैसे तो जैसे देखिए हमारे पास में x कितना है, 10, 12, 15, 18, 25। ठीक है, जोड़ के तो कितना आ गया, 80 आ गया, और इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 80 में हम 5 संख्या है तो 5 का भाग दें, कितना आ गया, 16 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हम निकालेंगे dx, और dx क्या होता है, x माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है, 16, तो 10 में से 16 को माइनस करोगे, माइनस के 6, 12 में से 16 को माइनस करोगे, माइनस के 4, 15 में से 16 को माइनस करोगे, माइनस का 1, 18 में से 16 गए तो 2 बचेंगे, और 25 में से 16 गए तो 9 बचेंगे। तो यहाँ पे माइनस वालों को हमने माइनस में लिखा है, प्लस वालों को प्लस में लिखा है। फिर इस d का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वो आ जाएगा आपका d स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे dx स्क्वायर लिख लीजिए। तो -6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 36 आ जाएंगे, स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16 आ जाएंगे। -1 का स्क्वायर करोगे, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। 2 इंटू 2 करोगे 4 हो जाएगा। 9 इंटू 9 करोगे, 9 का स्क्वायर 81। फिर इन सब की हम टोटल कर लेंगे, टोटल कितनी आ गई हमारे पास में, 138। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। तो dx स्क्वायर कितना है, 138, n कितना है, 5। ठीक है, 5 का डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा उसका हम अंडर रूट निकाल देंगे। तो ये आएगा आपका 27.6 आएगा, और इसका अंडर रूट निकाल दोगे कितना आएगा, 5.25। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। प्रमाप विचलन आपका क्या है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष माप है, और तुलना करने के लिए हम सापेक्ष माप निकालें, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमाप विचलन गुणांक। और प्रमाप विचलन जो आपने निकाला है, किससे निकाला है, समांतर माध्य से, तो उसमें समांतर माध्य का भाग दे देना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रमाप विचलन गुणांक आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन, अरिथमेटिक मीन का हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, विचरण गुणांक निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मीन का डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, विचरण गुणांक आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सी वी इक्वल टू, ये सिग्मा किसका साइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये एक्स बार क्या है, मीन, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस श्रेणी में विचरण गुणांक का मान कम होगा, जैसे माना कि ए श्रेणी का आपने विचरण गुणांक निकाला है, बी श्रेणी का निकाला है, ए श्रेणी में कितना है, माना कि 125% आया है, बी श्रेणी का कितना आया है, माना कि 78% आया है, कुछ भी हमने एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे किस श्रेणी में कम आया है, बी श्रेणी में। तो बी श्रेणी में अगर CV की वैल्यू कम आती है, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक को हमने शॉर्ट में क्या बोला है, CV। तो जिस श्रेणी में CV की वैल्यू कम आएगी, उस श्रेणी के मूल्यों में क्या होगा, संगतता ज्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किसमें संगतता अधिक होगी, तो संगतता कह सकते हैं, एक रूपता कह सकते हैं हम, किसमें अधिक होगी, जिसमें CV की वैल्यू कम होगी। ठीक है, संगतता का मतलब क्या हो गया कि समकों के बीच में जो बिखराव है, विचरणशीलता है, वो क्या है, कम। अगर ऐसा आपको पूछ ले कि विचरणशीलता किसमें ज्यादा है, तो वो ज्यादा किसमें होगी, इसमें। ठीक है, मतलब जिसमें वैल्यू ज्यादा है उसमें विचरणशीलता ज्यादा है, बिखराव ज्यादा है। बिखराव कम किसमें है, जिसमें CV की वैल्यू कम आएगी। बिखराव ज्यादा किसमें, जिसमें CV की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि रोहित शर्मा है, उसने 5-10 मैच में जो भी रन बनाए, ठीक है, उनका औसत कितना दे रखा है हमको, 60 दे रखा है।
औसत औसत मतलब कि माना कि 5 मैच खेले, 5 मैच में उसने टोटल कितने रन बनाए 300, तो एवरेज कितना हो जाएगा 300 में 5 का भाग देंगे 60। हो सकता है कि किसी में उसने सेंचुरी बनाई हो, किसी में वो जीरो पे भी आउट हो गया हो, लेकिन इसका एवरेज दे रखा है कि 5 मैचों का औसत कितना है 60 रन है, और 5 मैचों के जो रन है उनका प्रभावित कितना है 75 है, माना कि हमने मन से मान लिया है। और कोहली जो है उसकी 5 पारियों का औसत कितना दे रखा है 50, ठीक है, 5 पारियों का औसत 50, इसका मतलब क्या होगा पांचों पारियों में उसके कुल रन कितने होंगे 50 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 250। और प्रमावित रन कितना दे रखा, माना कि हमारे पास में दे रखा है 25। अगर आपको पूछा जाए कि दोनों खिलाड़ियों के में किसके रनों में ज्यादा संगतता है, मतलब किसका प्रदर्शन में ज्यादा स्थिरता है, एक रूपता है, वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, संगतता या एक रूपता पूछी हुई, इसका मतलब आप क्या निकालोगे यहाँ पे विचरण गुणा निकालोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर रोहित शर्मा के रनों का हम विचरण गुणा निकाले तो कितना आ जाएगा, देखो प्रमावित अपन समांतर माध्य करोगे तो 75 अपॉन 60 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा लगभग ये 125% के आसपास आना चाहिए, आप चेक कर लीजिए जो भी आता है। कोहली के रनों का अगर आप निकालोगे तो कोहली के रनों का प्रभावित रन कितना है 25, और ये कितना है 50, तो 25 अपॉन 50 इंटू 100 करोगे कितना आ गया 50% आ गया। अब पूछा हुआ था कि किसके प्रदर्शन में निरंतरता है, स्थिरता है, एक रूपता है, संगतता है, तो जिसमें सीवी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, सीवी की वैल्यू कम किसमें है, इसमें कोहली के रनों, मतलब हम कहेंगे कोहली का जो प्रदर्शन है उसमें स्थिरता ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे इसका औसत भले इसका ज्यादा आ रहा है, कोहली का औसत कम आ रहा है, ठीक है, तो इसका औसत ज्यादा आने का कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इसने एक मैच में 150 रन बना लिया हो, बाकी के 2 मैचों में 0-0 बनाए हो, किसी मैच में थोड़ा और स्कोर किया हो, उसका टोटल कितना हो गया 300 रन हो गया। लेकिन कोहली का जो सीवी कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसने किसी मैच में 50 बनाए होंगे, किसी में उसने 40 बनाए होंगे, किसी में 60 बनाए होंगे, मतलब वो हर एक मैच में उसका कुछ न कुछ योगदान रहा है जिताने के लिए, ठीक है, ये एक तरह से इन आंकड़ों से पता चल रहा है हमको। अब देखिए इसमें अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि दो श्रेणियों का समांतर माध्य और पदों की संख्या समान दे रखी है, ठीक है, जैसे आपको ए श्रेणी दे रखी है, बी श्रेणी दे रखी है, इसमें आपको पदों की संख्या दे रखी है, इसमें कितने हैं 100 जने हैं, इसमें भी कितने हैं 100 जने हैं, ठीक है, और इसका जो समांतर माध्य है वो है आपका 30 है, और इसका समांतर माध्य कितना है माना कि 50 है। इसका प्रमावितन आपको दे रखा है 2, और इसका प्रमावितन दे रखा है 5, ठीक है। अब पूछा जाए कि दोनों श्रेणियों का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात, सामूहिक प्रमावितन ज्ञात कीजिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का अगर एक साथ निकालना है तो एक साथ आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। प्रमावितन पहले का कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का कितना है प्रमावितन 5 है, तो 5 का स्क्वायर, अपॉन क्या कर दोगे 2, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है। मतलब n और x बार अगर दोनों श्रेणियों के समान हैं तो हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 29/2, 29/2 मतलब 14.5, और उसका रूट निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों का सामूहिक प्रमापतन हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है कि क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का प्रमावचलन ज्ञात कीजिए, मतलब यूं आ जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, ये क्रमानुसार हो गए, ठीक है। प्रथम 5 संख्याएं पूछ ले, प्रथम अगर 8 पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, प्रथम 10 पूछेंगे तो 9 10 यहां तक हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो उसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट, ठीक है। अगर पूछा जाए माना कि आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का प्रमाप विचलन क्या होगा, तो आप निकालोगे, प्रथम 5 का निकालना है तो 1/12, 5 यहाँ पे आ जाएगा, n की जगह n का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे, और फिर हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपको 1/12, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 में से 1 को माइनस किया 24, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर 24 में 12 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा,
और 2 का अगर आप रूट निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता आपको कि प्रथम 8 संख्याओं का, तो ये आपका हो जाता 1/12 8 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसका रूट निकालते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 इंटू 8 64, 64 में से 1 को माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 63। ठीक है, फिर आप 63 में 12 का डिवाइड कर देना और जो आएगा उसका हम अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा आपका 2 पॉइंट कुछ आएगा, वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो आपको यहाँ पे तरीका समझा दिया है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसका भी क्वेश्चन बनता है कि श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में अगर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे हमारे पास में x की वैल्यू हमारे पास में थी 10 थी 12 थी 15 थी 18 थी और इनका हमने प्रमाण विचलन निकाला है। अब इन प्रत्येक में हम क्या करें, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दिया, मतलब सब में क्या कर दिया हमने, दो दो जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो कोई स्थिर वैल्यू अगर आप जोड़ दोगे तब भी हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा, सेम रहेगा। या अगर कोई एक वैल्यू घटा दो आप सब में से, कोई कांस्टेंट वैल्यू को सब में से अगर घटा दोगे तो भी क्या होगा, प्रमाण विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसी श्रेणी के सभी मूल्यों में कोई कांस्टेंट वैल्यू अचर मूल्य को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्रमाण विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका अपोजिट दूसरा, कि अगर हम किसी संख्या से प्रत्येक वैल्यू को गुणा कर दें तो हमारा प्रमाण विचलन भी उतने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपका x कितना है, 2 5 8 10, माना कि इसका प्रमाण विचलन कितना आया है, 3 आया है। अब ये है कि अगर इन प्रत्येक संख्या को हम क्या कर दें, 5 से गुणा कर दें, 2 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे 25 आएगा, 8 को 5 से गुणा करोगे 40 आएगा, 10 को 5 से गुणा करोगे 50 आएगा। तो अब इनका जो प्रमाण विचलन है, ठीक है, पहले वाली श्रेणी का प्रमाण विचलन कितना है, इनका तो आपको दे रखा है 3, अब इनका जो प्रमाण विचलन है वो कितना आएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 3 का 5 गुना कितना होता है, 15 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक श्रेणी के मूल्य को अगर एक स्थिरांक कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करते हैं तो प्रमाण विचलन भी क्या होगा, उतना गुना बढ़ जाएगा। और किसी वैल्यू का अगर हम भाग देते सभी में तो प्रमाण विचलन भी उतना ही कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट सीमाओं के अंतर्गत जो हमारे पद मूल्य आते हैं, तो पद मूल्यों का जो विस्तार है उसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, समांतर माध्य और प्रमाण विचलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समांतर माध्य में से अगर आप माइनस कर दोगे 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और प्लस कर दोगे आप 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे आपकी न्यूनतम सीमा आ जाएगी और इससे हमारी अधिकतम सीमा आ जाएगी। और इनके बीच में वैल्यू कितनी होगी, श्रेणी के 68.2% जो वैल्यू होगी, सम्मिलित हमारे मूल्य कितने होंगे इन सीमाओं के बीच में, 68%। एक चीज आपको ये याद रखनी है। फिर दूसरा देखिए, एक्स बार में से अगर आप प्लस माइनस 2 सिग्मा अगर आप देखोगे, ठीक है, मतलब समांतर माध्य में से सिग्मा का 2 गुणा, प्रमाण विचलन का 2 गुणा अगर माइनस करोगे तो निम्नतम सीमा आ जाएगी और प्लस करोगे तो अधिकतम सीमा आ जाएगी। इनके बीच में किसी श्रेणी के 95% मूल्य होते हैं और समांतर माध्य में से माइनस कर देंगे हम प्रमाण विचलन का 3 गुना, और समांतर माध्य में अगर हम प्रमाण विचलन का 3 गुना प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में अधिकतम सीमा आ जाएगी और उसमें क्या होता है, 99% जो हो वैल्यू श्रेणी की उसी के बीच में स्थित होती है। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए अपकिरण के जो निरपेक्ष माप हमने अभी पढ़े हैं, विभिन्न माप बहुत सारे माप पढ़े हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनके बीच में जो संबंध है वो आपको याद रखना है कि इनके बीच में क्या संबंध होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 6 से गुणा कर देते हैं और क्वार्टरल डेविएशन को 9 से गुणा कर दें और माध्य विचलन को अगर हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। यहाँ देखिए इसका एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे आप ये देख लो 4 इंटू एस डी किसके बराबर होता है, 5 इंटू एम डी के और 6 इंटू क्यू डी की। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाए रिलेशन, ठीक है, तो माध्य विचलन बराबर आपका क्या हो जाएगा, माध्य विचलन बराबर हो जाएगा ये 5 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4/5 ऑफ
एस डी। ठीक है, माध्य विचलन जो होता है वो प्रमाव विचलन का 4/5 भाग के बराबर होता है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए तो ये पूछा जाए कि एस डी क्या होगा आपका, तो एस डी क्या होगा 5/4 इंटू एम डी। ठीक है, जो प्रमाव विचलन है वो माध्य विचलन के 5/4 भाग के बराबर होगा। इसी तरीके से माना कि इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो माध्य विचलन जो होता है वो 6/5 क्यू डी के बराबर होता है। या अगर पूछा जाए क्यू डी जो होगा वो क्या होगा 5/6 एम डी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपसी रिलेशन आप किसी इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। एस डी बराबर क्या होगा 6/4 क्यू डी होगा। ठीक है, और 6/4 का मतलब क्या हो गया 3/2 क्यू डी के बराबर होता है। और क्यू डी जो होगा वो 2/3 एस डी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको मैथमेटिकल है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारी बिंदु रेखी विधि है उसमें आपका क्या आता है लोरेंज वक्र। और लोरेंज वक्र का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर मैक्स लोरेंज के द्वारा। और लोरेंज वक्र में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समान वितरण रेखा खींचते हैं। समान वितरण रेखा के पास में जो हम लोरेंज वक्र बना रहे हैं, माना कि ये ए श्रेणी का बनाया है, ये हमने बनाया है बी श्रेणी का। तो देखिए जो इस समान वितरण रेखा के पास में वक्र होगा उसमें हमारी जो समानता है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और जो दूर होगा उसमें उतनी ही असमानता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये माना कि आपका ए का है और ये आपका बी श्रेणी का है, तो बी श्रेणी में असमानता ज्यादा है, ए श्रेणी में असमानता कम है या समानता ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इस समान वितरण रेखा के पास में जो होता है उसमें जो जितना पास में होगा उसमें असमानता उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा पूरा कि लोरेंज वक्र को अपन किस तरीके से बनाते हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो कौन सा है, मोमेंट्स, परिघात, या जिसको हम क्या कहते हैं आघूर्ण कहते हैं। और आघूर्ण के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास में समंक श्रेणी है, जो हमारे पास में सीरीज दे रखी है, जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आवृत्ति बंटन है, उसकी समांतर माध्य, अपकिरण, विषमता, प्रसामान्यता, प्रतु शीर्षस्थ का जो माप होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिघात कहते हैं। मतलब जो कोई भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी संरचना किस प्रकार की होगी, उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से होगा, असममित होगा या सममित होगा, उसका विश्लेषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परिघात का। मतलब जो हमारे पास में अगर वक्र बना है, ठीक है, अगर जो भी हमारा आवर्ती बंटन है अगर वो सममित प्रकृति का है, सममित का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 2, 5, 8, 5, 2, मतलब देखिए जिस दर से ये बढ़ रही थी उसी दर से वापस क्या हो रही, कम हो रही, इसको हम क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। यहाँ अगर हमारे पास में इस तरीके का है 2, 5, 8, फिर एकदम कम होके माना कि 3 हो गई है, 2 हो गई है। तो जिस दर से बड़ी थी यहाँ पे उसी दर से यहाँ पे घट रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, असममित कहेंगे, एसिमेट्रिकल या आपका क्या है, सिमेट्रिकल। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परिघात का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो श्रेणी का वक्र है वो प्रसामान्य है, नॉर्मल, मतलब इस तरीके से घंटीनुमा आकृति का बना है। किस तरीके का बनेगा, नुकीला शीर्ष वाला होगा या चपटे शीर्ष वाला होगा, इसका जो अध्ययन है वो हम किसके द्वारा करते हैं, मोमेंट्स के द्वारा करेंगे, परिघात के द्वारा किया जाता है। अब देखो परिघातों में सबसे पहले आपका कौन सा है, केंद्रीय परिघात है, सेंट्रल मोमेंट्स है। और सेंट्रल मोमेंट जो है वो हमेशा हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो किसी श्रेणी में समांतर माध्य की सहायता से जो निकाले गए परिघात होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परिघात कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं, केंद्रीय परिघात होते हैं, उसको हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य, मीन की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, एक्स बार कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके। फिर हम क्या करेंगे, इसमें डेविएशंस निकालेंगे, डी निकालेंगे, और डी बराबर क्या होगा आपका, एक्स माइनस एक्स बार होगा। फिर ये डी है इसका हम स्क्वायर निकाल देंगे,
मतलब इस डी से आपका क्या आ जाएगा, प्रथम 4 केंद्रीय परिघात होते हैं, तो पहले वाले डी से आपका प्रथम केंद्रीय परिघात आ जाएगा, इस डी स्क्वायर से द्वितीय आ जाएगा, फिर हम डी क्यूब करेंगे, इससे तीसरा आ जाएगा, फिर हम डी 4 निकालेंगे, इससे हम चौथा केंद्रीय परिघात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको आगे आपको मैं क्वेश्चन से बता दूंगा अभी। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय परिघात अगर हमको व्यक्तिगत श्रेणी में निकालना है, व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, केवल हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, तो हम म्यू वन, ठीक है, जो हमारा केंद्रीय परिघात होता है उसको हम क्या लिखते हैं, इस म्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो म्यू कितने प्रकार के होंगे, 4 केंद्रीय परिघात होते हैं, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू 4। म्यू वन जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, म्यू वन, म्यू थ्री, मतलब जो हमारे विषम परिघात हैं, ठीक है, विषम ओड नंबर का मतलब आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये जो विषम परिघात होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो म्यू वन हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा डी अपॉन एन करके, इससे हमारे पास में म्यू वन आ जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन करोगे तो म्यू 2 आ जाएगा। सिग्मा डी क्यूब अपॉन एन करोगे तो म्यू 3 आ जाएगा। सिग्मा डी की पावर 4 अपॉन एन करोगे तो म्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में है, व्यक्तिगत श्रेणी में है। और आवर्ती श्रेणी जो है उसमें क्या होगा, ये जो डी लिखा हुआ उसके आगे आपका क्या लग जाएगा, एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इससे हमारे पास में म्यू वन आ जाएगा और ये हमेशा 0 के बराबर होता है। दूसरा आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन करोगे, ठीक है, और ये हमेशा की, अच्छा, जो द्वितीय परिघात होता है वो हमेशा प्रसरण के बराबर होता है। ठीक है, प्रसरण वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्रमावितन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। प्रथम केंद्रीय परिघात 0 के बराबर होता है और दूसरा जो होता है वो प्रसरण होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। और तीसरा जो आपका होगा वो तो वापस क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका भी जो एमसीक्यू बनेगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रथम और तृतीय केंद्रीय परिघात सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 के बराबर होते हैं। द्वितीय म्यू 2 किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब प्रसरण जिसको हम कहते हैं, प्रमावितन का स्क्वायर होगा, वो प्रसरण होता है, वेरिएंस होता है। अब जैसे ये देखिए, इसको हम क्वेश्चन से कर लेते हैं। निम्न समंकों से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ केंद्रीय परिघात की हमको गणना करती है और वैल्यू हमारे पास में 2, 3, 7, 8 और 10। तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे, समांतर माध्य निकालोगे। समांतर माध्य कैसे निकालोगे, इन सभी को जोड़ के, कितनी संख्या है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5 का हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 + 3 + 7 + 8 + 10 क्या, कितना आ गया, 30। और 30 में अगर आप 5 का डिवाइड करो कितना आ गया, 6। ये हमारे पास में क्या आ गया, x बार आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे d निकाल देंगे। और d कैसे निकाल दोगे, x - x बार करके। फिर ये जो d आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, d स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए हमारे x बार कितना आया, 6। तो सबसे पहले 2 में से 6 को माइनस करोगे, -4। 3 में से 6 -3 बचेगा। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, प्लस का 1 बचेगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, प्लस का 2 बचेगा। और 10 में से 6 को माइनस करेंगे, प्लस का 4 बचेगा। और इस डी की टोटल हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए म्यू वन भी हमारा कितना होगा, 0 होगा। फिर देखिए ये जो हमने डी निकाला उसका हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकाल देंगे। स्क्वायर कैसे निकालोगे, -4 × -4 करोगे, प्लस के 16। -3 × -3 करोगे, प्लस के 9। 1 × 1 1 आएगा। 2 × 2 करोगे, 4 आ जाएगा। 4 × 4 करेंगे, 16 आ जाएगा। इनकी टोटल हमारे पास में है 46। और 46 में अगर हम 5 का डिवाइड कर दें, कितना आ गया आपके पास में, 9.2। ठीक है, ये 9.2 आपका क्या है, यही हमारा वेरिएंस भी है, प्रसरण भी है, और इसको हम क्या कहते हैं, म्यू 2 कहते हैं। इसी तरीके से हम डी क्यूब निकाल देंगे। और डी क्यूब कैसे निकालोगे, d × d × d, -4 × -4 × -4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 किया
16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे -4 इंटू -4 था, इसलिए माइनस का 64 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 बार था। फिर यहाँ पे देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, और प्लस के 9 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 4 64 आ जाएगा। फिर इसकी टोटल करोगे आप तो कितनी आ रही है, माइनस के 18, और माइनस के 18 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3.6, ये μ3 आ गया है। और फिर D4, ठीक है, D4 आप कैसे निकालोगे, D4 हम निकालेंगे 256, 81, 116 और 250, इसी टोटल में कि 610 आ गया। अच्छा, ये आपको मैंने बता रहा था कि जो μ1 है ये तो 0 होता है, लेकिन μ3 जो है, मैंने वो केंद्रीय परिघात का आपको, केंद्रीय परिघात नहीं, केवल परिघात अगर आ जाए ना, मोमेंट्स केवल परिघात, तो वो विषम संख्या वाली 0 होती हैं। ठीक है, केवल परिघात जो होती हैं विषम संख्या, मतलब 1, 3, 5, वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। केंद्रीय परिघात तीसरी जो है वो 0 नहीं होगी। केंद्रीय परिघात में आपका μ1 जो है वो ही 0 होगा। ठीक है, और D4 इस तरीके से आप निकालोगे। अब देखो परिघातों की जो विशेषता है उसको हम देख लेते हैं कि परिघातों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्रथम केंद्रीय परिघात जो μ1 आपका है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, μ1 जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि जो आपका dx होता है ना, वो हम कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार करके, और dx की जो टोटल होती हैं वो हमेशा 0 होती हैं, इसलिए μ1 भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। फिर द्वितीय केंद्रीय परिघात जो आपका μ2 होता है वो प्रमाप विचलन का वर्ग होता है। ठीक है, प्रमाप विचलन का स्क्वायर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं, वेरियांस कहते हैं। तो μ2 किसके इक्वल होगा, वेरियांस के इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। फिर पूर्ण सममित बंटन में तृतीय पंचम प्रत्येक विषम केंद्रीय परिघात जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। और फिर मूल बिंदु, ठीक है, ये आपका सममित बंटन अगर होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहां पे आपका μ1, μ3, μ5 ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। और फिर मूल बिंदु रूप से परिगणित प्रथम परिघात बंटन का समांतर माध्य जो होता है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब आपका जो आप निकालोगे मोमेंट, ठीक है, इसको हम जैसे लिखते हैं ना, वो किसके बराबर होगा, x बार के बराबर होगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ये निकाला था μ3, तो यहाँ पे कितना आया था आपका, -3.6 आया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये विशेषता आपको केवल यहीं पे ध्यान रखनी है कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सममित वितरण, सममित वितरण क्या होता है, जहां पे हमारे पास में जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, वो जिस गति से बढ़ती है, जैसे कि आपका 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जिस गति से बढ़ रही है उसी गति से वापस क्या हो, कम, तो अब क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, फिर आपका 10 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। तो जिस गति से बढ़ती है उसी गति से कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सममित वितरण कहते हैं। और जब हमारे पास में कोई सममित वितरण होगा वहां पर μ3, μ5 ये जो विषम संख्याएं हैं उसका परिघात क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। धन्यवाद।